आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। मैं एक बार याद दिला दूं बेटा आपको कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 13.5 के जब इंट्रोडक्शन किए थे तो आपको बर्नौली ट्रायल्स यानी कि बर्नौली परीक्षण और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन के बारे में बताया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको आया भी होगा समझ में, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे बता दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे दे दें तो मैं उसको दोबारा बता दूं आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। बेटा एक पासा है जिसे हम 6 बार उछालते हैं। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले है तथ्यतः 5 सफलताएं, सेकंड में है न्यूनतम 5 सफलताएं, और थर्ड पार्ट पे है अधिकतम 5 सफलताएं। इनकी प्रायिकताएं मुझे अलग अलग फाइंड करनी है। तो बेटा पासे को कितनी बार उछालते हैं? 6 टाइम्स। पासे को पहले एक बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। तो कितनी बार मैंने पासे को उछाला? 6 बार उछाला पासे को, इसलिए 6 ट्रायल्स मैंने लिए। तो ये जो 6 है बेटा यही बर्नौली ट्रायल्स है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं n = 6। ओके, इन्होंने बोला क्या कि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है, तो मैं यहां लिख देता हूं पासे पर सम संख्या प्राप्त होना सफलता दर्शाता है। मतलब पासे पर अगर सम संख्या आएगी तो वो सफलता को दर्शाएगी। तो अब हम जैसे ही हमें पता चला कि पासे पर सम संख्या का प्राप्त होना सफलता है, तो इसी के साथ हम सफलता की प्रायिकता भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता बेटा आपको याद होगा स्मॉल p से लिखते हैं। सफलता की प्रायिकता, ध्यान से सभी बच्चे देखें, सफलता किसको माना गया? पासे पर सम संख्या का आना। तो अगर हमको सफलता की प्रायिकता चाहिए, इसका मतलब है हमें पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता चाहिए। पासे पर सम संख्या का आना, आपको याद होगा बेटा पासे पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं, उसमें से 3 सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 3 विषम होती हैं 3, 5 और 1। तो पासे पर सम संख्या का आना, उसकी क्या प्रायिकता होगी? टोटल कितने नंबर हैं? 6, सम कितने हैं? 3, 2, 4 और 6। इस तरीके से सफलता की प्रायिकता आ जाएगी 1/2। क्योंकि सफलता की प्रायिकता आ गई तो अब हम असफलता की प्रायिकता भी निकाल लेते हैं। असफलता की प्रायिकता, क्योंकि ट्रायल्स यहां पर 6 हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए कठिन होगा, इसलिए हम द्विपद बंटन से इसको सॉल्व करेंगे। असफलता की प्रायिकता को बेटा Q से लिखा जाता था और मेथड होता है 1 - p से कैलकुलेट कर लेते हैं। देन Q = 1 - 1/2 मीन्स Q = 1/2। तो सफलता की प्रायिकता 1/2, असफलता की प्रायिकता Q की वैल्यू भी 1/2, n की वैल्यू 6, p 1/2, Q 1/2। ओके, यहां पर बोला लिखित की प्रायिकताएं बताइए। तथ्यतः 5 सफलताएं, तो यहां हम एक काम कर लेते हैं, x के संभावित मान लिख लेते हैं। माना x सफलता की संख्या को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है। सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है मतलब पासे पर सम संख्या आने को प्रदर्शित करता है। तो बेटा ध्यान से देखें, जब आप पासे को 6 बार उछालेंगे तो 6 बार उछालने पर हो सकता है एक बार भी सम संख्या ना आए, यानी कि एक भी सफलता ना मिले।
इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान, तो 6 बार पासे को उछालने पर हो सकता है आपको एक बार भी सफलता ना मिले, अर्थात एक बार भी पासे पर सम संख्या ना आए। ऐसा हो सकता है, हो सकता है एक बार सफलता मिल जाए आपको, हो सकता है 2 बार सक्सेस हो जाए आप, 6 में से 3 बार भी सक्सेस हो सकते हैं, 4 टाइम्स सक्सेस हो सकते हैं, 5 टाइम्स सक्सेस हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 बार जब पासे को फेंकें तो 6 के 6 बार भी आप सक्सेस हो सकते हैं, अगर बहुत अच्छी किस्मत है तो। ओके, अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उनमें से पहला क्वेश्चन, मेरे पास n भी है, मेरे पास p भी है, q भी है, और ये मैं चाहूं तो फिर से इन x के 6 वैल्यूज के लिए मैं एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकता हूं, एक द्विपद बंटन तैयार कर सकता हूं, और उसके बाद में पूछे गए सवालों के जवाब दे सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो मैं द्विपद बंटन ना बनाऊं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बात की थी कि द्विपद बंटन बनाना भी हमारे लिए एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है, ये हमारा समय खर्च करता है। हम चाहें तो बिना द्विपद बंटन के बनाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम द्विपद बंटन नहीं बना रहे हैं, आप चाहें तो जिस तरीके से पिछले लास्ट 2 क्वेश्चंस में जो एग्जांपल्स के हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए हैं, आप चाहें तो वैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। x के 0 1 2 3 4 5 6, उसके लिए सबकी प्रोबेबिलिटीज के लिए कौन सा फॉर्मूला, NCR। 0 के लिए क्या होगा, NC0 q to the power n minus 0 p to the power 0। for 1 NC1 q to the power n minus 1 p to the power 1। for x is equal to 2 NC2 q to the power n minus 2 p to the power 2। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज मिला सकते हैं, बता सकते हैं आपको निकाल करके x के संभावित मान, क्योंकि ये हमारे पास हैं। लेकिन अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तथ्यतः 5 सफलताएं, तथ्यतः 5 सफलताएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो तथ्यतः 5 सफलताओं की चाहिए। इसको हम और कैसे सिंबल बना सकते हैं, P when x is equal to exactly 5। अब बेटा प्रोबेबिलिटी उस समय की चाहिए जब x की वैल्यू 5 है। फॉर्मूला आप सब जानते हैं अब कि x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 सबके लिए फॉर्मूला मालूम है। तो x जब 5 होगा उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उस समय प्रोबेबिलिटी होगी NC5, क्योंकि यहां पर 5 लिखेंगे तो NC5 q to the power n minus 5 p to the power 5। अब आपको n भी मालूम है 6, आपको q भी पता है 1/2, आपको p की वैल्यू भी मालूम है। आप इन सारी वैल्यूज को यहां लिखिए, कैलकुलेट करिए और इससे आपका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे आप देखेंगे, फिर से आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, किस बात की चाहिए, न्यूनतम 5 सफलताओं की प्रायिकता चाहिए। आपको न्यूनतम 5 सफलताओं की प्रायिकता चाहिए, न्यूनतम 5 सफलताएं। बेटा न्यूनतम 5 सफलताओं का मतलब क्या है, जब कम से कम सफलताएं हो तो कितनी हो, 5 सफलताएं तो होनी ही चाहिए, 5 से कम सफलताएं नहीं होनी चाहिए। 5 से कम नहीं चाहिए मतलब मुझे 1 2 3 4 ये सफलताएं नहीं चाहिए। न्यूनतम जब सफलताएं हो तो 5 हो, नहीं तो 5 से ज्यादा ही मुझे सफलताएं चाहिए। फिर से देखें, न्यूनतम 5 सफलताएं, जब बहुत कम सफलताएं हो तो 5 हो, नहीं तो 5 से ज्यादा सफलताएं हो। इसको हम कैसे सिंबल देंगे, इसको हम सिंबल बनाएंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। जब बहुत कम सफलता हो तो 5 हो, 5 से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो यह आएगी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5, या 5 भी ले सकते हैं या हम 6 भी ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों की वैल्यूज लिखिए, उन्हें कैलकुलेट करिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू 5 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, nc5 q टू द पावर n माइनस 5 p टू द पावर 5 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 6, देन nc6 q टू द पावर n माइनस 6 p टू द पावर 6। अब इसे आपको सॉल्व करना है, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सारी वैल्यूज आपको मालूम है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसी का, अधिकतम 5 सफलताएं। आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें अधिकतम 5 सफलताएं हों। अधिकतम 5 सफलताएं, अधिकतम 5 सफलताओं की प्रायिकता। अधिकतम 5 सफलताओं का मतलब बेटा क्या होगा, अधिकतम 5 सफलताओं का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा सफलताएं अगर हों तो कितनी हो, 5। ज्यादा से ज्यादा सफलताएं हो 5, 5 से ज्यादा मत हो। समझ आ रहा है आपको, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 5 सफलताएं हो, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 या 5 से कम चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से कम सफलताएं होनी चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5 या 5 से कम। तो 5 या 5 से कम के लिए तो बेटा हम प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, या 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 भी ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, या तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, या प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। 5 तक आप ले सकते हैं, 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम सब ले सकते हैं, तो यहां सब आ जाएंगे। अब या तो एक तरीका तो ये है बेटा कि मैं इन सब की वैल्यूज यहां लिखूं। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, सभी टर्म्स को वैल्यूज लिखूं, सॉल्व करूं, उनको जोड़ूंगा, तब मेरा आंसर आएगा। मैं चाहूं तो एक तरीका मेरे पास और हो सकता है बेटा, प्रोबेबिलिटीज जब आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करेंगे तो उनमें से 0 1 2 3 4 5 6 सबके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का योग कितना होता है, 1। तो इन सब की प्रायिकताओं का जोड़ 1 आएगा। अब मुझे तो केवल इतनी की प्रायिकताओं का जोड़ चाहिए, तो मैं एक काम कर देता हूं, इसको उधर भेज दें, क्योंकि इन सब का जोड़ 1 है। तो अगर इसको उधर भेज देंगे तो इन सब की प्रायिकताओं का जोड़ आ जाएगा, और इन्हीं सब की प्रायिकताओं का तो जोड़ हमको चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6। फिर से आप देखें, इन सभी के संगत प्रायिकताओं का जोड़ 1 होगा। मैं यहां पर करके दिखाता हूं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6, और इन सभी का जोड़ क्या होता है, 1। प्रायिकता बंटन में भी आपने पढ़ा था। तो अगर आपको इतनी सारी पदों का जोड़ चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6। ये आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया है कि इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6, इसके लिए nc6 q टू द पावर n माइनस 6 p टू द पावर 6। n की वैल्यू आपको मालूम है, q भी मालूम है, p भी मालूम है, आप कैलकुलेट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कैलकुलेट होके। तो इस तरीके से एक्सरसाइज
13.5 और एक्सरसाइज 13.5 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, उसका पूरा कैलकुलेशन हमने कर दिया है। बस आपको इनकी वैल्यूज लिखना है और सॉल्व कर लेना है और आप देखेंगे कि आपका आंसर आ चुका है। ओके, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 2। 13.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। पासों का एक जोड़ा यानी कि 2 पासे एक साथ 4 बार उछाले जाते हैं। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार। इस तरीके से पासों के एक जोड़े को हम 4 बार उछालते हैं। तो बेटा हमने 4 बार ट्रायल लिया। अगर हमने 4 टाइम्स ट्रायल लिया, so the number of Bernoulli trials are 4 here. So we can write that n is equal to 4. यदि पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना एक सफलता मानी जाती है। सफलता किसको मानी जाती है? देखिए, पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना। द्विक होने का मतलब बेटा ये है कि जैसे आपने 2 पासे फेंके तो दोनों पर सेम नंबर का आना द्विक कहलाता है। जैसे पहले पर 1 आए तो दूसरे पे भी 1 आ जाए, दोनों पे 2 आ जाए, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इस तरह से अगर पासे पर आता है तो हम उसको डबलेट्स बोलते हैं, द्विक बोला जाता है उसको। द्विक का आना सफलता माना जाता है। तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करो। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस। 2 सफलताओं की प्रायिकता आपको चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना सफलता माना जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक, द्विक यानी कि डबलेट्स कहते हैं। पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना सफलता माना जाता है। सफलता माना जाता है। अगर सफलता माना जाता है तो जैसे ही मुझे पता चला कि पासे पर प्राप्त अंकों का डबलेट्स आना सक्सेस माना जाता है, मैं तुरंत ही यहां पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता को हम आप जानते हैं P से लिखते हैं। अब सफलता माना किसको गया है? पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक आना सफलता माना गया है। तो अगर सफलता की प्रायिकता चाहिए तो पासों पर प्राप्त अंकों के द्विक होने की प्रायिकता चाहिए। अब थोड़ा सा गौर करें बेटा, 2 पासे उछाले गए। जब 2 पासे उछाले जाते हैं तो कुल कितनी परिस्थितियां आती हैं? कुल 36 कंडीशंस हमको मिलती हैं। टोटल 36 आउटकम्स हमको मिलते हैं, लेकिन उनमें से द्विक आने की प्रायिकता मुझे चाहिए। द्विक कितनी जगह आते हैं? तो द्विक आने के लिए याद कीजिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। केवल 6 जगहों पर द्विक आते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। इसलिए P की वैल्यू 1/6, 6 से इसको कैंसिल कर दिया, 1/6 सफलता की प्रायिकता। अगर सफलता की प्रायिकता 1/6 है, इसलिए असफलता की प्रायिकता क्या होगी? असफलता की प्रायिकता, तो असफलता की प्रायिकता Q 1 - P से कैलकुलेट करेंगे। 1 - 1/6, तो Q की वैल्यू बेटा यहां पर आ जाएगी 5/6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 6 1 are 6 - 1, 5/6। तो आपको n पता लग गया, आपको P की वैल्यू पता हो गई, आपको Q की वैल्यू पता हो गई। नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी रैंडम वेरिएबल फॉर द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब यहां पर x भी तो मानना पड़ेगा।
तो मैं यहां पर लिख देता हूं माना x 500 पर जिसको सफलता माना जाता है वही x होता है, वही हमारा यादृच्छिक चर बनेगा। x पर द्विक आना माना x 500 पर द्विकों की संख्या, द्विकों की संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपने 500 दो पासों को उछाला कितनी बार है? तो आपने दोनों पासों को 4 बार उछाला है, दोनों पासों को आपने 4 बार उछाला है। तो अगर दोनों पासों को 4 बार उछाला है तो ऐसा हो सकता है कि एक बार भी द्विक ना आए। मैं यहां पर x के संभावित मान लिख लेता हूं, x के संभावित मान। देखिए बेटा सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है, सफलता जिसको माना जाएगा वही x होगा, x के संभावित मान भी उसी के बेसिस पर निकालेंगे कि अगर आपने दोनों पासे 4 बार उछाले हैं तो ऐसा हो सकता है एक बार भी द्विक ना आए, हो सकता है एक बार द्विक आ जाए, हो सकता है 2 बार द्विक आ जाए, हो सकता है 3 बार द्विक आ जाए, या हो सकता है चारों बार द्विक डबलेट्स आपको दिख जाए, आ जाए। ऐसी ये संभावनाएं हैं, इसलिए x के संभावित मान 0 1 2 3 4। फिर से मैं बता दूं आपको, आपने दो पासे 4 बार उछाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपने जब दो पासे 4 बार उछाले एक बार भी द्विक नहीं आया तो x की वैल्यू 0 हो गई। ऐसा हो सकता है कि 4 में से एक बार द्विक आ गया 1, 4 में से 2 बार द्विक आ जाए 2, 4 में से 3 टाइम्स आ जाए डबलेट 3, 4 में से चारों बार द्विक आ सकता है तो x की वैल्यू 4, यह x के संभावित मान है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन में बोला गया तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मींस क्वेश्चन में मुझे पता लगाना है 2 सफलताओं की प्रायिकता, 2 सफलताएं, मुझे इस क्वेश्चन में प्रायिकता चाहिए 2 सफलताओं की। जब एग्जैक्टली आपको 2 सक्सेस मिली हैं उस समय की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सबका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करूं, मैं सबका द्विपद बंटन बनाऊं, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 2 सफलताओं की प्रायिकता चाहिए तो आप केवल 2 सफलताओं की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। और अब आप सभी लोग बेटा फॉर्मूला भी जानते हैं, तो मैं यहां पर इसका सिंबल लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 द्विक प्रदर्शित हुए हैं। x द्विकों की संख्या को दिखाता है ना, 2 द्विक प्रदर्शित हुए हैं, 2 द्विक प्रदर्शित हुए, द्विकों को ही सफलता माना जा रहा है, इसका मतलब 2 सफलताएं मिली हैं आपको। क्या फॉर्मूला होता था याद करिए, सभी लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं ना, उसी से याद करें। फॉर्मूला आता था nc2 q टू द पावर n माइनस 2 p टू द पावर 2। बस इसमें वैल्यू लिखिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4c2। q की वैल्यू कितनी है यहां पर 5/6, 5/6 टू द पावर 4 माइनस 2। p की वैल्यू है 1/6, 1/6 टू द पावर 2। 4c2 की वैल्यू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 टू द पावर 2 बचेगा। अब 5/6 की पावर 2 का मतलब क्या है 25 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 36। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे आप इसे तो 2 2s are 4, ओके, 2 3s are 6 और इस 6 से ये 36 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज एग्जैक्टली 2, 2 सफलताओं की प्रायिकता। अब न्यूमरेटर में आप देखिए क्या बचा,
केवल 25। डिनोमिनेटर में क्या है 36 इंटू 6, दिस विल बिकम 216। इस तरह से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई 25/216। हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 2 25/216। इस तरह से दो सफलताओं की प्रायिकता हमने निकाल ली। तो बेटा आप देख रहे हैं इन क्वेश्चंस में क्या जरूरी है, एन जरूरी है पहचानना, पी को पहचानना जरूरी है, क्यू को फाइंड करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको सोचना है और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और आप देख रहे हैं मैंने दो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए और किसी भी क्वेश्चन में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया नहीं है। मैं लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस आपको बता रहा था, एग्जांपल नंबर 31, एग्जांपल नंबर 32, उसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस में आपको द्विपद बंटन बना के दिखाए थे। इसलिए आज मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था आपको कि द्विपद बंटन बनाना ये टाइम कंज्यूम करता है हमारा और हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है उसकी। अगर आप समझ गए हैं पूरी तरीके से तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करके ये सब कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, आप भी देखिए, मैं भी पढ़ता हूं, फिर आप सुने उसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 3। वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटियुक्त वस्तुएं हैं। सॉरी, वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटियुक्त वस्तुएं हैं। बहुत सारी वस्तुओं का एक ढेर बना हुआ है और उसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनमें से 5% त्रुटिपूर्ण है, खराब है। आगे इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में, उस ढेर में से आप 10 वस्तुओं का एक सैंपल आपने निकाला, आप 10 वस्तुएं उससे निकाल रहे हैं, एक वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, ऐसे करते करते 10 वस्तुएं आपने निकाली। तो बेटा 10 वस्तुएं निकाली, इट मींस आपने 10 ट्रायल लिए। अगर 10 ट्रायल लिए सो द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स आर 10 इन दिस क्वेश्चन। n इज इक्वल टू 10, दिस इज द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल। बर्नौली परीक्षण की इतनी संख्या है। अच्छा आगे है, लिखा है एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। एक से अधिक नहीं होंगी इसका मतलब या तो एक हो सकती हैं और या तो एक भी ना हो। त्रुटियुक्त वस्तुएं की बात की जा रही, तो मैं एक काम करता हूं, मैं त्रुटियुक्त वस्तुओं को ही अपनी सफलता मान लेता हूं। ठीक है, मैं नोट कर देता हूं, माना त्रुटियुक्त वस्तुएं ही सफलता को दर्शाती हैं। माना त्रुटियुक्त वस्तुएं ही सफलता को दर्शाती हैं कि जितनी त्रुटियुक्त वस्तुएं आएंगी उतनी सफलता। 10 में से अगर एक त्रुटि वस्तु आई इसका मतलब हमें एक बार सफलता मिली। 2 त्रुटियुक्त वस्तुएं आएंगी तो 2 बार सफलता मिली, ये मतलब। अब क्योंकि सफलता हमें पता लग गई कि क्या माना है हमने, इसलिए हम सफलता की प्रायिकता तुरंत पहले निकाल ही लेते हैं। इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता मेरे लिए त्रुटियुक्त वस्तु का होना ही सफलता है। क्योंकि क्वेश्चन में त्रुटियुक्त वस्तु की बात की, इसलिए मैं त्रुटियुक्त वस्तु का आना ही अपनी सफलता मान लेता हूं। तो माना त्रुटियुक्त वस्तुएं ही सफलता को दर्शाती हैं। तो सफलता की प्रायिकता क्या होगी? सफलता की प्रायिकता को हमेशा P से लिखते हैं। और बेटा आपको याद होगा, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, आप फिर से देख सकते हैं कि आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए। सफलता की प्रायिकता, इसका मतलब आपको त्रुटियुक्त वस्तुओं की प्रायिकता चाहिए। बेटा पूरे ढेर में 5% वस्तुएं त्रुटियुक्त हैं, इसका मतलब है त्रुटियुक्त वस्तुओं की प्रायिकता 5% होगी और वही सफलता की प्रायिकता है। तो सफलता की प्रायिकता 5%।
तो 5%, शत मीन्स 100, 5/100 हमने कर दिया। इस तरह से हमारे जो P की वैल्यू आई, वो P की वैल्यू आ गई, 5 से आप कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और 20×5 100, P की वैल्यू 1/20 आ गई। अब अगर सफलता की प्रायिकता इतनी आ गई तो असफलता की प्रायिकता भी हम इसी के साथ में निकाल लेते हैं। असफलता की प्रायिकता, तो असफलता की प्रायिकता कैसे करेंगे? असफलता की प्रायिकता के लिए हम 1 - P से कैलकुलेट करेंगे। 1 - P की जगह 1/20। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 20 1s are 20 -1, 20 - 1 19/20। तो सफलता की प्रायिकता अर्थात त्रुटि युक्त वस्तुओं के आने की प्रायिकता 1/20, असफलता की प्रायिकता 19/20। सफलता हमने किसको माना? त्रुटि युक्त वस्तु का निकलना हमारी सफलता होगी। अगर एक त्रुटि वस्तु निकलेगी, त्रुटि युक्त वस्तु, तो हम जान जाएंगे कि हमें एक बार सफलता मिली। अगर 10 त्रुटि वस्तुएं निकली आएंगी, त्रुटि युक्त वस्तुएं निकलेंगी, तो हम समझेंगे कि हमने 10 सफलताएं प्राप्त की हैं। अच्छा, अब यहां पर हमको x का जिक्र भी करना है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं, माना x त्रुटि युक्त वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। माना x त्रुटि युक्त वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जो x है वो त्रुटि युक्त वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान क्या होंगे बेटा? x के संभावित मान, थोड़ा सा फिर से आप आइए अपने क्वेश्चन पे। आपने कितनी वस्तुएं निकालनी है? ढेर में से 10। अब 10 में से ऐसा हो सकता है कि एक भी त्रुटि युक्त वस्तु ना मिले मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से एक त्रुटि युक्त वस्तु मिले। ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 2 त्रुटि युक्त वस्तुएं मिले। ऐसे हम x के संभावित मान ले सकते हैं। एक भी त्रुटि युक्त वस्तु ना मिले, एक त्रुटि युक्त वस्तु मिले, 2 त्रुटि युक्त वस्तुएं मिले, 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसा भी हो सकता है कि 10 की 10 वस्तुएं त्रुटि युक्त ही हमको मिल जाएं। हो सकता है एक भी त्रुटि युक्त वस्तु ना मिले, हो सकता है एक त्रुटि युक्त मिले, 2 त्रुटि युक्त मिले, 3 त्रुटि युक्त मिले, 4 त्रुटि युक्त मिले। ऐसा करते करते 10 की 10 भी त्रुटि युक्त हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब हमने n भी बना लिया, देखें बेटा, हमने p भी फाइंड आउट कर लिया, हमने q को भी फाइंड कर लिया है। अब हम जो हमसे पूछेगा हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। उन्होंने हमसे पूछा इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में, 10 वस्तुओं के एक सैंपल में एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी, एक से ज्यादा त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी। इसका मतलब क्या निकलता है कि या तो एक या एक से कम त्रुटि युक्त वस्तुएं हो सकती हैं। फिर से आप क्वेश्चन को देखिए, एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी। इट मींस या तो त्रुटि युक्त वस्तुएं एक हो सकती है या तो त्रुटि युक्त वस्तु एक भी नहीं हो सकती। देखें यहां ध्यान से देखें, त्रुटि युक्त वस्तुएं एक से अधिक नहीं होंगी। एक से अधिक यानी कि ना तो 2 होंगी, 2 से 10 तक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं हो सकती हैं। तो हम ये त्रुटि युक्त वस्तुएं हो सकती हैं। मुझे क्या लेना है? मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहां लिखा एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं, प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है एक से अधिक
त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं, एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं, मतलब एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। इसका सिंबल क्या बनेगा बेटा, आप थोड़ा देखें। एक से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, यानी कि एक या जीरो तो हो सकता है ना, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक या एक से कम ले सकते हैं, एक से ज्यादा त्रुटियुक्त वस्तुएं हम नहीं लेंगे। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, एक या एक से कम तो हम केवल दो ही ले सकते हैं यादृच्छिक चर, या तो एक ले सकते हैं या जीरो ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 या तो फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एक भी त्रुटियुक्त वस्तु नहीं आएगी या तो एक त्रुटियुक्त वस्तु आपको मिलेगी। अब इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लगाइए, उनकी वैल्यूज लिखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, क्या फॉर्मूला होगा, nc0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 nc1 q टू द पावर n माइनस 1 p टू द पावर 1। याद करें, जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे यही तरीका यूज करते थे प्रोबेबिलिटीज लिखने का। सॉल्व करिए, nc0 10c0 q टू द पावर n माइनस 0 19/20 टू द पावर 19/20 टू द पावर 10 माइनस 0 10 p टू द पावर 0। बेटा ये 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। nc1 10c1 q टू द पावर n माइनस 1 19/20 19/20 टू द पावर n माइनस 1 10 minus 1 10 minus 1 will become 9 p to the power 1 1/20 to the power 1। nc0 की वैल्यू 1, तो बेटा ये भी 1 ये भी 1, इस टर्म में मिलेगा 19/20 टू द पावर 10 प्लस 10c1 की वैल्यू 10, क्योंकि nc1 की वैल्यू n होती है। ये 19/20 टू द पावर 9, उसके बाद ये 1/20। आप यहां से 19 0 से इसका 0 कैंसिल कर सकते हैं। 19/20 टू द पावर, यहां 10 है यहां 9 है, तो आप 19/20 टू द पावर 9 कॉमन कर सकते हैं। जब 19/20 टू द पावर 9 कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, 19/20 टू द पावर 1 बचेगा, वो मैंने लिख दिया, ये मैंने कॉमन ले लिया है। फिर से 19/20 टू द पावर 9 हमने कॉमन कर दिया, तो अब अंदर क्या रह जाएगा, इसकी पावर 1 यानी कि 19/20। इसमें से तो पूरा चला गया, तो ये तो 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 19/20 टू द पावर 9 इंटू एलसीएम लेंगे 20, तो यहां 19 आएगा, प्लस यहां 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऐसे इस तरह से बेटा आपने देखा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 19/20 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 10, it will become 29/20। so this will be our required answer। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने निकाली, और वो वैल्यू हमारी आ रही है 19/20 टू द पावर 9 इंटू 29/20। मैंने आंसर मिलाया, इट इज द सेम आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। देखें, n हमने मिलाया, 5 p हम निकाल के लाए, q हमने पता लगाया, यादृच्छिक चर की वैल्यूज पता लगा ली, और उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए इन सब को कैलकुलेट करना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैलकुलेट करेंगे। आप भी देखिए,
मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से। बेटा ताश की एक गड्डी है, आप सभी को मालूम है कि ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। भली भांति फेंटी गई गड्डी, वेल शफल्ड डेक, 52 पत्ते टोटल होते हैं, उसमें 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से 5 पत्ते उत्तरोत्तर एक एक करके, पहले एक पत्ता निकालेंगे, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, और हां प्रतिस्थापना के साथ, यानी कि निकालेंगे फिर रख देंगे, फिर एक निकालेंगे फिर रख देंगे, फिर एक निकालेंगे फिर रख देंगे। प्रतिस्थापना के साथ 5 पत्ते निकाले जा रहे हैं, इसलिए यह बर्नौली ट्रायल है, बर्नौली परीक्षण है। तो कितने पत्ते आपने निकाले एक एक करके, कितने ट्रायल लिए? 5। सो द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स आर 5 हियर, n इज इक्वल टू 5, क्योंकि आपने गड्डी में से प्रतिस्थापना सहित 5 पत्ते निकाले हैं। एक, फिर रख दिया 2, फिर रख दिया तीसरा, फिर आपने रख दिया चौथा, फिर आपने रख दिया पांचवा, फिर आपने रख दिया। प्रतिस्थापना सहित 5 पत्ते निकाले हैं, ये बर्नौली ट्रायल ही है। और बर्नौली ट्रायल्स का नंबर कितना है? 5 बार आपने ट्रायल लिया उसका। ओके, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि सभी, फर्स्ट पार्ट, सभी 5 पत्ते हुकुम के हैं। सेकंड, केवल 3 पत्ते हुकुम के हैं। थर्ड, एक भी पत्ता हुकुम का नहीं होगा। इन बातों की प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, सब में हुकुम के पत्ते की बात की जा रही है। तो क्योंकि बेटा सभी में हुकुम के पत्ते का जिक्र किया गया है, इसलिए गड्डी में से हुकुम का पत्ता निकलना ही हम अपनी सफलता मान लेते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे माना, गड्डी में से हुकुम का पत्ता निकलना सफलता को दर्शाता है। सफलता को दर्शाता है। तो हमने किसको मान लिया बेटा? गड्डी में से हुकुम का पत्ता निकलना हमने अपनी सफलता मान लिया, क्योंकि 3 पार्ट है क्वेश्चन के, तीनों में हुकुम के पत्ते के निकलने का ही जिक्र है। किसी में 5 पत्ते, किसी में 3 पत्ते, किसी में एक भी पत्ता नहीं। तो क्योंकि बार बार जिक्र हुकुम के पत्ते का ही हो रहा है, तो क्यों ना हुकुम के पत्ते को अपनी सफलता मान लें। इसलिए हमने यहां पर लिख भी दिया कि गड्डी में से हुकुम का पत्ता निकलना सफलता माना जा रहा है, सफलता को दर्शाता है। यह हमने मान लिया। जैसे ही हमने सफलता मानी, तुरंत हम सफलता की प्रायिकता निकालना चाहते हैं, इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता को बेटा हम P से लिखते हैं। क्या होगी सफलता की प्रायिकता? सफलता आपने माना किसको है? गड्डी से हुकुम के पत्ते के निकलने को। तो अगर आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए तो आप गड्डी से हुकुम के पत्ते के निकलने की प्रायिकता निकालिए। हुकुम का पत्ता निकलने की प्रायिकता। अब आप सोचिए, गड्डी में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। उसमें से हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13। इसलिए हुकुम के पत्ते निकलने की प्रायिकता क्या होगी? कुल पत्ते 52, हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13। तो हुकुम के पत्ते के निकलने की प्रायिकता 13/52। कुल परिस्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां। और जब आप इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे दैट P विल बी इक्वल टू 13 1s are 13, 13 4s are 52। इस तरह से ये P की वैल्यू आ गई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगी, हम असफलता की प्रायिकता निकाल सकते हैं। असफलता की प्रायिकता, तो बेटा असफलता की प्रायिकता को तो हम Q से लिखते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं? 1 माइनस P से फाइंड करते हैं। तो 1 माइनस 1/4, P की जगह 1/4,
इसे बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 3/4। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर Q इज इक्वल टू 3/4। हमने अपनी जरूरत की जितनी भी चीजें थी सब ज्ञात कर ली हैं। हमारा काम इनसे बड़ी आसानी से अब हो जाएगा, लेकिन यादृच्छिक चर बना लेने से हमें और भी हेल्प मिल जाती है, इसलिए मैं यादृच्छिक चर बना लेता हूं। तो यहां पर लिख लूंगा, क्योंकि हुक्म के पत्ते निकालने का ही जिक्र हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि माना x हुक्म के पत्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना x हुक्म के पत्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, इसलिए x के संभावित मान, इसलिए x के संभावित मान। अब इसे ध्यान से समझिए बेटा, हमने क्या माना कि x जो है वो हुक्म के पत्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब 5 आपने पत्ते निकाले हैं, 5 में से जो पत्ते हुक्म के जितने निकलेंगे वो x में लिखे जाएंगे। क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि हमने 5 पत्ते निकाले तो एक भी पत्ता हुक्म का ना आए, क्योंकि कुल पत्ते होते हैं 52, उसमें से हुक्म के पत्ते होते हैं 13। तो ऐसा पॉसिबल है कि जब आपने 5 पत्ते निकाले तो एक भी पत्ता हुक्म का ना आए। हो सकता है 5 पत्तों में से एक पत्ता हुक्म का आ जाए, हो सकता है 5 में से 2 पत्ता हुक्म का आ जाए, हो सकता है 5 में से 3 पत्ता हुक्म के आ जाएं, हो सकता है 5 में से 4 पत्ते हुक्म के आ जाएं, हो सकता है 5 में से 5 पत्ते हुक्म के आ जाएं। तो ये x के संभावित मान होंगे। लेकिन 5 पत्तों में से 6 पत्ते हुक्म के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने तो 5 ही निकाले हैं, तो 6 कहां से आ जाएंगे? तो 6 नहीं ले सकते, पर 0 से 5 तक हम ले सकते हैं। अब वी आर एबल टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट पे सबसे पहले आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है सभी 5 पत्ते हुक्म के हों। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस समय जब सभी 5 पत्ते हुक्म के हैं। सभी 5 पत्ते हुक्म के हैं, उस समय प्रायिकता पता लगानी है। सभी 5 पत्ते हुक्म के हैं, तो कौन सी कंडीशन यहां से लेंगे यादृच्छिक चर में? ये वाली लेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे 5 के 5 पत्ते हुक्म के हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 5। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 5। जब x की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 के 5 पत्ते जब हुक्म के हैं, उस समय प्रायिकता आपको चाहिए। तो बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाए हैं, फिर से बताइए मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं लिख देता हूं, वैल्यू होगी NC5 Q टू द पावर n-5 P टू द पावर 5। अब n की जगह क्या लेना है बेटा? 5, P की जगह लेना है 1/4, Q की जगह लेना है 3/4। आप इनकी वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं फिर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अब कर सकते हैं इसे। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए केवल 3 पत्ते हुक्म के हों। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे केवल 3 पत्ते, केवल 3 पत्ते हुक्म के हों। इस बात की प्रायिकता चाहिए 3 पत्ते हुक्म के हों। ठीक है, अच्छा, तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए व्हेन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3। जब 3 पत्ते हुक्म के हों, इस कंडीशन में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब बेटा द्विपद बंटन बनाते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आपने 0 1 2 3 4 5 को x लेकर के
उनके सब की प्रायिकताएं लेकर के आपने एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल तैयार किया, उसमें x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये प्रोबेबिलिटी होगी nc3 q टू द पावर n माइनस 3 एंड p टू द पावर 3। आपको n की वैल्यू मालूम है, आपको p की वैल्यू मालूम है, आपको q भी मालूम है। आप सारी वैल्यूज यहां लिखिए। मैं कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करिए और आप देखेंगे कि आपको आपका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो। अब एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो तो उसके लिए तो ये लेना पड़ेगा मुझे, x इज इक्वल टू 0। तो एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो, यहां मैं लिख देता हूं, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो। तो बेटा अगर एक भी पत्ता हुक्म का नहीं है, उस समय x की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2 3 4 5 कितनी? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर एक भी पत्ता हुक्म का नहीं है, x जो है वो हुक्म के पत्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अगर एक भी पत्ता हुक्म का नहीं है तो फिर x का मान 0 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0। और फिर से बेटा याद करें, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्या लिखते थे हम उसको? तो प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं nc0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0। अब आपको n की वैल्यू मालूम है, आप q भी जानते हैं, आप p भी जानते हैं, आप इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इनको कैलकुलेट करने में कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, बेझिझक आप मुझे जरूर बता दें कि क्या यहां पर होगा। सॉरी, यहां पर एक चीज थोड़ा सा आप सही कर लें बेटा कि यहां nc0 तो q टू द पावर n माइनस 0 इंटू पी टू द पावर 0, जो यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा और वही यहां पर आएगा। मैं एक छोटी सी चीज आपको क्लियर कर दूं कि कभी अगर धोखे से मेरे से गलती हो भी जाए तो आप उसको सही कर लीजिएगा। NCR Q टू द पावर n माइनस R P टू द पावर R, जो नंबर यहां लिखा जाएगा वही नंबर यहां लिखा जाएगा और वही नंबर यहां लिखा जाएगा। तो ये nc0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0। तो आप मुझे जरूर बताएं अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, अदरवाइज आप इन्हें कैलकुलेट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि बर्नौली ट्रायल्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आपने बहुत अच्छे से समझा है और आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है, तो आप इसके क्वेश्चंस कर भी सकते हैं। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज 13.5 जो हमने स्टार्ट किया उसमें से हमने 1, 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप इन सब के आंसर निकालिए, आंसर्स मैच करिए बुक से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझे बताइए प्लीज। और क्वेश्चन नंबर 5 से और आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बट एट द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।